नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो तालिबान को लेकर के अफगानिस्तान में जो हो रहा है, ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में राजनीति उससे भी ज्यादा तेज है तालिबान के नाम पर। तो आज सवाल इंडिया का में सीधे चलिए शुरू करते हैं एकदम बात से। यूपी में तालिबान से हाय तौबा हो रही। चुनाव में पहले और चुनाव के एकदम पहले राजनीतिक हथियार बन गया है तालिबान। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में तालिबान पर यह जो लट्ठम लट्ठा चल रहा है, इसको किस तरीके से देखा जाए, क्या मायने निकाले जाएं इसके? क्या 2022 का मुद्दा बनता जा रहा है तालिबान? यह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल तो मुख्यमंत्री ने विधानसभा का सत्र जो चल रहा था वहां पर भी इसका जिक्र कर दिया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के एक एमपी हैं, उन्होंने जिक्र कर दिया। बहुत सारे लोग और भी, कुछ लोग हमदर्दी दिखाते दिख रहे हैं तालिबान से और उन पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी का कहना है देखो कितने हमदर्द। तालिबान से कथित हमदर्दी ये कितना सही है? क्योंकि उसमें से बहुत सारे ऐसे भी सांसद हैं जिन्होंने पलट के बोल दिया कि भाई ये बात गलत है, हमने तो हमदर्दी नहीं जताई। दिल्ली कर रहा है वेट एंड वॉच, लेकिन योगी यूपी में तालिबान समर्थकों को कह रहे हैं वो करेंगे एक्सपोज। आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। मैं स्वागत करना चाहता हूं दीपक मिश्रा, आप प्रवक्ता हैं प्रासपा के, शरद प्रधान वरिष्ठ प्रवक्ता, माफ कीजिएगा वरिष्ठ जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट। शरद जी माफ कीजिएगा, आदत ऐसी पड़ गई है प्रवक्ता बोलने की कि मुंह से निकल जाता है। आजकल वैसे भी पत्रकार जो हैं, आप तो जानते ही हैं, थोड़ा प्रवक्ता टाइप ही हो गए हैं। लेकिन मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं आपसे। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं और अब से थोड़ी देर में फैजान खान बसपा से और आलोक वत्स भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान जी, आपसे शुरू करते हैं। आप मुझे बताइए कि ये जो तालिबान का यूपीकरण हुआ है, तालिबान का चुनावीकरण हुआ है उत्तर प्रदेश में, इस पर आपके क्या विचार हैं? अगर यूपीकरण कह दिया तो फिर चुनावीकरण कहने की जरूरत नहीं है यार संकेत, क्योंकि उसका नाम माने ही चुनावीकरण हो गया आजकल। यूपीकरण जब भी कोई बात होती है, और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये दोनों साइड से। और ये मुझे लगता है कि भाई ये तो बीजेपी के हाथ में प्लेटर पे उनको दे रहे हैं मुद्दा। जो भी लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, चाहे वो शफीकुर रहमान बर्क हो, चाहे हमारे यहाँ के शायर मुनव्वर राना हो, इस तरीके की बातें करेंगे तो वो एक हैंडल और देंगे बीजेपी की। हाँ, बीजेपी तो चाहती है चुनाव को कंप्लीटली हिंदू मुसलमान बना देना, और अभी तक जो इनका रवैया रहा है उससे साफ जाहिर है कि हर चीज में वो पोलराइजेशन का एंगल रहता है। तो उनके ऐसे हालात में अगर आप ये करेंगे कि कोई भी स्टेटमेंट दे देंगे जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तालिबान के समर्थन में लगेगा, तो जाहिर है कि उसका इस्तेमाल होगा चुनाव में बीजेपी द्वारा अपने फायदे के लिए, और मुझे लगता है कि उससे फायदा मिल भी सकता है। लेकिन एक चीज है संकेत बड़ी इंपॉर्टेंट, जो शायद हम लोग ओवरलुक कर रहे हैं, कि अभी चुनाव में कई महीने बाकी हैं। हाँ। तालिबान कब तक जिंदा रहेगा एज एन इशू, ये बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का क्या स्टैंड होगा तब तक वो भी मैटर करेगा। क्योंकि देखिए, इंडियन गवर्नमेंट तो रहती है पिछलग्गू की तरह से, जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, जब जिस तरीके से वो बिहेव, इसीलिए खामोश है अभी इंडियन गवर्नमेंट। वो देख रही है कि वो लोग कहाँ जाते हैं, और जहां तक चाइना का सवाल है वो तो खुल के कह दिया उन्होंने सपोर्ट करेंगे। हाँ। अमेरिका का समझ में नहीं आता है कि असलियत क्या है, क्योंकि अमेरिका की वजह से आज तालिबान के पास जो हथियार पहुंच गए हैं, $58 बिलियन के हथियार, जो कभी वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। उनके पास एयर पावर नहीं थी जो अमेरिका छोड़ के गई है। अभी तक एयरफोर्स नाम की चीज उनके पास थी ही ना, उन्होंने सोचा होगा। अब आज की डेट में जिस तरीके के सोफिस्टिकेटेड हेलीकॉप्टर्स और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट जेट्स उनके पास मिल गए हैं, ट्रांसपोर्ट कैरियर्स मिल गए हैं, तो उनके तो मजे हैं। और अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि तो ऐसे सूरत में, चलिए वो तो रहा, इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड क्या रहेगा। इंडियन गवर्नमेंट वेट एंड वॉच कर रही है, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है अपनी तरफ से स्टैंड लेना। लेकिन ये बात आपने सही कही कि इंडियन गवर्नमेंट तय करे ना करे, लेकिन हमारे यूपी गवर्नमेंट ने तय कर लिया है। यूपी गवर्नमेंट ने तय कर लिया है। देखिए, आपने एक बड़ी जबरदस्त चीज बोली और जरूरी बात बोली। आपने ये बोला कि ये तब तक
चुनाव तक मुद्दा रहेगा भी या नहीं रहेगा ये नहीं मालूम है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, कुछ लोगों का बोलना, जो कि अगर वो बोल रहे हैं वो कितना निंदनीय है। आप तालिबान जैसी एक आतंकवादी संगठन के प्रति हमदर्दी कैसे रख सकते हैं? कैसे रख सकते हैं? आपके देश के एक पत्रकार को अभी हाल फिलहाल उन्होंने मारा है, और पुरानी बात तो आप छोड़ दीजिए, अभी जो वो कर रहे हैं लोगों के साथ, बड़ा एक पीआर प्रोपेगेंडा चल रहा है दुनिया भर में कि तालिबान बड़ी अच्छी है। भाई, ऐसे लग रहा है जैसे इस तालिबान से ज्यादा गांधीवादी और कोई है ही नहीं इस दुनिया में। मैं इस पीआर प्रोपेगेंडा से ऊपर उठ करके इसका जो राजनीतिक उपयोग है उस पर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। आपको लगता है कि तालिबान की बुराई करने के पीछे का मकसद तालिबान के प्रति घृणा नहीं है, बल्कि ध्रुवीकरण करना है? मैं संकेत भाई, आपने जो है मेरे मन की बात छीन ली, शब्द आपने अपने कर दिए, इसके लिए मैं धन्यवाद दूं आपको। और जो बात आ रही है यहां पर वो इससे भी कहीं गहरी है उत्तर प्रदेश के मुतालिक आप करेंगे तो पहले तो मैं आपकी बात का बहुत पॉइंट स्पेसिफिक जवाब दे दूं, वो शायद हो सकता है आपको या शरद भाई को आप कॉन्ट्रडिक्ट करें उसमें। एक्चुअल में होता क्या है कि कुछ सत्ता समर्थक पत्रकार या मीडिया के कुछ समूह कुछ लोगों के पास कैमरा लेकर के ऐसी विवादित बातों को लेने के लिए फूल जलूल लोगों के पास, जो कुछ सांसद हो जाते हैं, कुछ शायर हो जाते हैं, कुछ समाज के अन्य हिस्से के हो जाते हैं। अरे बाप रे, अरे भाई ये बड़े वरिष्ठ लोग हैं भाई। सुरेंद्र जी एक बड़ा मशहूर शायर है, एक बहुत बुजुर्ग सांसद है। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, ऊल जलूल बातें करवाने के लिए वो चले, हमारे यहाँ के भी कुछ लोगों के यहाँ चले जाते हैं, आप समझिए बात को। और जो उसके बाद बयान ला करके फिर वो मीडिया में परसेप्शन की लड़ाई चला देते हैं। अब मैं बर्क साहब नहीं, फिर आप मीडिया को क्यों दोष दे रहे हैं? राजपूत जी, आप मुझे ये बताइए, इन लोग कुछ भी बोले और मीडिया हाईलाइट भी ना करे, आप तालिबान का समर्थन करेंगे और उसको हाईलाइट भी ना किया जाए? ना, मैं सुनिए तो, मेरी बात सुन ली, इसलिए मैंने कहा आप कंट्रोडिक्ट करेंगे। मैंने पहले ही कहा, मैंने पहले अनुरोध किया, मैं आपसे जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि अगर ये मुद्दा नहीं होता तो शफीकुर रहमान वर्क कौन है ये जो एएनआई वाले जानते तक नहीं। ये विवादित बातों के ही मुद्दे के बयान लेने जाते हैं। अब आप दूसरी बात पे आ जाइए। अब हमें ऐसा लग रहा है कि योगी जी जो है उत्तर प्रदेश के सीएम ना होकर के उत्तर प्रदेश को इन्होंने देश मान लिया है, मोदी जी को चुनौती देने के लिए कहीं ना कहीं पीएम हो गए। आज भारत की सरकार कोई बयान नहीं दे रही है तालिबान बर्बर है, गांधीवादी है, आतंकी है या क्या है, कि उनके रिश्ते कैसे रहेंगे। लेकिन योगी जी विधानसभा में जरूर वो कर रहे हैं। तो क्या माना जाए योगी जी का बयान, एक संवैधानिक पद प्रमुख जो बैठा हुआ है, योगी जी जो उत्तर प्रदेश के संवैधानिक मुखिया है, उनका बयान विदेश मंत्रालय का बयान माना जाए? जिस तरीके की बात, आज तक क्या किसी सीएम ने विदेश नीति पर बयान दिया है? और ये जो बात है, इन सारी बातों को लेकर के नरेंद्र मोदी जी और योगी जी में कहीं ना कहीं आपस में ठनी हुई है। और ये सब लोग कहीं ना कहीं इस चुनाव का फायदा उठाने के लिए, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि योगी जी आज जनता को नहीं, शफीकुर रहमान बर्क को नहीं, मुनव्वर राना को नहीं, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को चुनौती दे रहे हैं। अच्छा, मैं आलोक वत्स जी आए हैं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के? एक जरूरी बात सुरेंद्र राजपूत बोल रहे हैं, इसका सवाल उनसे पूछना चाहते हैं। आलोक वत्स जी जो हैं वो जल्दी से, अगर हम कोशिश करें कि वो आ जाएं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। दीपक मिश्रा जी, आपके पास आना चाहता हूं। फैजान साहब बीएसपी से भी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक जी, आप मुझे बताइए कि इस तरीके की सोच और बयान देना और उसके बाद ये कहना कि भाई ये तो सोच की आजादी है, ये कितनी बड़ी मूर्खता है। चलिए, बीजेपी उसका राजनीतिक फायदा उठा रही है, नहीं उठा रही है, केंद्र सरकार अभी वेट एंड वॉच कर रही है, योगी जी ने पहले ही अपनी पोजीशन ले ली, वो सारी बातें अलहदा एक सेकंड के लिए अगर साइड रख दी जाए, ये बेवकूफाना बयान देना, देखिए ये कहां तक सही है? देखिए, आप योगी जी की राजनीतिक बयानों को आप देखिए तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि यह उस कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति हैं जिसपे कभी गोविंद बल्लभ पंत, आचार्य संपूर्णानंद और सुचित्रा कृपलानी जैसे विदुषी बैठ चुकी है। जहां से हर एक शब्द का अर्थ जाता है, वहां से ये जो भी बोलते हैं वह संकुचित और सांप्रदायिक वाक्य ही होता है। तालिबान का उल्लेख ये
उत्तर प्रदेश और देश के जो परिदृश्य में पहली बार आ रहा है, लेकिन ये गोरखपुर की राजनीति में तालिबान शब्द का प्रयोग ये बहुतायत किया करते थे। अरे मिश्रा जी, आप मुझे ये बताइए कि अगर मौका ना मिले तो फिर वो क्या अपने आप ही क्रिएट कर देंगे, और अगर क्रिएट कर देंगे तो फिर उनसे फिर सवाल पूछा जाएगा। लेकिन यहां पर तो बयान है ना ऑन रिकॉर्ड, मुनव्वर राणा मशहूर शायर हैं, उनका बयान है, भी ऐसे बयान, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क, उनका बयान है। अब वो कहते हैं कि भाई मेरा बयान को मिसकोट कर दिया। ऐसे कैसे मिसकोट कर दिया? वो भी आजाद रहना चाहते हैं, वो आजादी से आप लिंक कर रहे हैं। अरे भाई वो आतंकवादी संस्था है, वो लोगों को मार रही है, भारत के पत्रकार को मारा है उन्होंने। भाई ये आजादी की लड़ाई के कैसे बोल दिया आपने उसे? तालिबान के साथ कोई भी व्यक्ति जो लोकतंत्र में आस्था रखता है, वसुधैव कुटुंबकम में आस्था रखता है, शांति में आस्था रखता है, गांधी लोहिया और नेहरू की विचारधारा में आस्था रखता है, लिंकन में आस्था रखता है, वह तालिबान के साथ खड़ा नहीं हो सकता। बहुत महत्वपूर्ण, वो एक मानवीय संगठन है जो बंदूक के बल पे सत्ता हासिल करना चाहती है, और बंदूक के बल पे उसने सत्ता हासिल 2 बार किया है। उसके साथ जो लोग भी खड़े हैं, दरअसल वो लोग संकुचित और सांप्रदायिक राजनीति के कर रहे हैं, ताकि यानी कि मुनव्वर राणा और शफीकुर रहमान बर्क ये तालिबान का समर्थन करके या उसके प्रति कुछ हमदर्दी रख के गलत कर रहे हैं। दरअसल तालिबान को मुसलमानों से जोड़ दिया जाता है, ये गलत होता है। 80% पढ़ा लिखा मुसलमान तालिबान के खिलाफ है। नहीं, पर कौन जोड़ रहा है? मिश्रा जी, अब भाई साहब को तो बीजेपी ने कहा नहीं था कि ऐसा बयान दीजिए, और ना ही मुनव्वर राणा को बीजेपी ने कहा होगा कि भाई राणा जी जरा ये बयान दे दें ताकि हमारी राजनीति चमक जाए। को लेकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ध्रुवीकरण करती है, ध्रुवीकरण पे ही उसकी राजनीति चलती है, ताकि उससे कोई यह न पूछ दे कि एसडीजी में उत्तर प्रदेश सभी प्रांतों में 25वें स्थान पे क्यों है, और भारत शांति सूचकांक में 153वें स्थान पे क्यों है, समग्र विकास में। ठीक है, आलोक वत्स जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं जरा उनसे, आलोक वत्स साहब बसपा के हमारे, भाजपा, आज बड़ा गड़बड़ हो रहा है सब, बसपा भाजपा पत्रकार सब मिक्स हो रहा है मेरा। आलोक वत्स जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी सुरेंद्र राजपूत जी ये कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ ने तालिबान पर जो पोजीशन ली है वो दरअसल सपा को और मुनव्वर राणा को आपने एम्बैरेस नहीं किया है, आपने केंद्र सरकार को एम्बैरेस कर दिया। यहां केंद्र सरकार जो कि अभी वेट एंड वॉच की नीति अपनाए हुए है, वो इसलिए क्योंकि कितने सारे हमारे भारतीय साथी अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं, न जाने तालिबान उनके साथ क्या कर दे। एक तमीज के दायरे में रह करके सब चीज को नाप तोल करके केंद्र सरकार चल रही है, और यहां योगी जी ने एक फ्रंट खोल दिया, तो आपने मोदी जी को ही एम्बैरेस कर दिया। ये ऐसा नहीं है, योगी जी ने भी कोई बहुत आक्रोशित बयान नहीं दिया है, एक नपातुला बयान दिया है। उनका कहना है कि तालिबान के साथ इस जो भी लोग खड़े हैं वो सही नहीं, और ये बात भी सही है, इसमें क्या दो राय है। तालिबान क्या चीज है या किसी से छिपा हुआ है? ये जंगल में रहने वाले लोग आज पूरे देश पर कब्जा कर लिए हैं। कहां से आया फंड, कहां से आए हथियार, इस पर भी सोचना चाहिए। और उस पर हमारे यहाँ के कुछ लोग, शफीकुर रहमान जी, मुनव्वर राणा जी, ये सहानुभूति व्यक्त कर रहे हैं, ये मुसलमानों के हितैषी अपने को बताना चाहते हैं। अच्छा, एक आरोप और है, एक सेकंड वत्स साहब, एक सेकंड, एक आरोप और है कि तालिबान तो बहाना है, ध्रुवीकरण असली मकसद है। क्या ध्रुवीकरण? ध्रुवीकरण तो हमारे पास हो चुका है। 2022 में इससे भी प्रचंड बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं, अपने कार्यों के दम पर। हमने मुसलमानों के साथ भी रहनुमाई की है। आज मुसलमान औरतों को अगर स्वच्छंद किया है, आजाद किया है तलाक जैसे बेमानी चीजों से, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये लोग तो सिर्फ बातें करते हैं। अच्छा, मैं जरा फैजान साहब के पास चले जाऊं, एक सेकंड। फैजान साहब जो है वो इस सवाल पर सटीक जवाब देने में हो सकता है सक्षम हो। फैजान साहब, आप मुझे ये बताइए, आपको क्या लगता है कि एक तो ये बयान जो दिए जा रहे हैं तालिबान के समर्थन में या समर्थन में दिखते हुए, ये बेवकूफाना बयान है या नहीं, अव्वल। दूसरी बात, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश की नाटकीय राजनीति में इस मुद्दे को ध्रुवीकरण से जोड़ करके चुनावी मुद्दा बनाने का एक प्रयास है? दोनों चीजों पर आपका जवाब। संकेत जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, ये जो मुद्दा अफगानिस्तान और तालिबान का आया है, इससे ना हमारे देश, ना प्रदेश,
से कोई मतलब नहीं है। मैं एक चीज कह के अपनी बात को स्टार्ट करूंगा कि बहन कुमारी मायावती जी ने बहुत पहले एक बयान दे रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे, इंटरनेशनल इश्यूज पे केंद्र में जिसकी भी सत्ता होगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की हो, वो फैसला करेगी जिसके साथ बहुजन समाज पार्टी खड़ी रहेगी। तो हमें अफगानिस्तान और तालिबान का चक्कर में नहीं पड़ना है। ये सब भारतीय जनता पार्टी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ध्रुवीकरण की राजनीति है, जो उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से असल मुद्दों से अपने आप को भटकाकर जनता को मुनव्वर राणा जी के लिए आप क्या बोलेंगे? शफीकुर रहमान वर्ग के लिए आप क्या बोलेंगे? वो कुछ भी उल-जलूल बोलते हैं और उस पर कोई टिप्पणी ना हो। मैं बहुजन समाज पार्टी के प्रवक्ता के नाते, एज मुसलमान के नाते और एक देश का नागरिक होने के नाते इन सब से अपील करता हूं और अपने देशवासियों से भी अपील करता हूं कि अलूल फलूल के चक्कर में ना पड़े, कोई अफगानिस्तान तालिबान के चक्कर में ना पड़े। आप अपने प्रदेश, अपने देश के बारे में देखें, उन असल मुद्दों पे बात करें जो महंगाई, रोजगार, किसान, इन सबों से जो परेशानी हो रही है उन सब पे बयान दें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये वत्स साहब, आप मुझे बताइए, जो एक्शन रिएक्शन की राजनीति है, ये तो वही है ना कि उन्होंने एक्शन दिया। एक तरीके से ऐसे लगता है, और मेरे ख्याल शरद प्रधान जी जो हैं वो मुझसे सहमत होंगे कि एक तरफ प्रक्रिया होती है, दूसरी तरफ प्रतिक्रिया होती है, और इसी में जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। संकेत जी, मनुष्य जानवर में क्या अंतर है? हम संवेदनशील होते हैं। आप जो देख रहे हैं, जिस तरीके से बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर जिस तरीके की खबरें आ रही है, जिस तरीके का अत्याचार हो रहा है, पत्रकारों को पीटा जा रहा है, घर में घुस घुस कर वहां पर वो रेफरेंडम ले रहे हैं कि नाटो को और यूएसए को किसने सपोर्ट किया है या किया था, उन पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। तो आप इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आप रोजगार की बात करने लगेंगे, आप करने लगेंगे महंगाई की बात, और मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि ऐसा क्यों है के लोग अमानवीय पहले से ही थे। देखिए, ये तो असलियत है। वत्स साहब एक सेकंड, आप मेरी एक कंफ्यूजन दूर कर दीजिए यहां पर, फिर मैं आगे बढ़ूं। मेरा कंफ्यूजन ये है कि ये जो क्लैरिटी है आपके दिमाग में, ये क्लैरिटी बहुत ही सराहनीय है। ऐसा क्यों है कि ये क्लैरिटी दिल्ली में नहीं है लेकिन लखनऊ में है? दिल्ली वेट एंड वॉच कर रहा है और सारी क्लैरिटी लखनऊ में आ गई। देर सवेर होना चाहिए, यही चीज ट्रेवल करके दिल्ली तक भी पहुंचेगी। अभी दिल्ली के लिए बहुत बड़ी, दिल्ली की सड़क 50,000 करोड़ से ज्यादा हमारा पैसा वहां स्टेक पर लगा हुआ है। हमारे लोग वहां फंसे हुए हैं। हम इस तरीके का कोई भी हरकत नहीं करेंगे जिससे हमारे लोग नहीं, पर बयान तो आप दे रहे हैं। यही तो मैं कह रहा हूं, जिस बयान से केंद्र सरकार बच रही है क्योंकि वहां पर वो संवेदनशील है कि वहां पर लोग फंसे हुए हैं, ऐसा यूपी में तो नहीं लग रहा। यूपी में तो आपने बड़ी कड़क पोजीशन ले रखी है। आक्रोशित बयान नहीं दिया है संकेत जी, हमने एक दिल की बात कही है, मन की बात कही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आऊंगा सुरेंद्र जी, एक सेकंड। शरद प्रधान जी, नहीं खड़ा होना चाहिए। शरद जी, बिल्कुल संकेत, आपने बहुत ही सही बात उठाई है। और ये वत्स साहब जो है, हम इनकी तारीफ करते हैं, इन्होंने कम से कम रिएक्ट तो किया है। इनको अपने प्रधानमंत्री को एडवाइस करना चाहिए कि भाई वो भी जागे इस सोते से, कुछ बोले। ये इस तरह की बात बिल्कुल आपने जायज बात कही, उठाई है कि इस तरीके का अत्याचार हो रहा है और केंद्र सरकार खामोश बैठी है। खामोश नहीं बैठना चाहिए। और ये नहीं, लेकिन देखिए शरद जी, ऐसा है, केंद्र सरकार का तर्क ये है कि हमारी प्राथमिकता है वहां पर जो हिंदुस्तानी है उनकी जान बचाना। कोई भी ऐसा उल जलूल बयान ना दे दिया जाए कि हिंदुस्तानी जो है फंसे हुए उनकी जान पर बना। नहीं तो कुछ इस तरीके का तय हो गया कि उल जलूल बयान देने के लिए लखनऊ में बैठा दिए लोग, और काम की बात दिल्ली वाले करेंगे, खामोश रहेंगे। लखनऊ वत्स जी का जवाब, राइट टू रिप्लाई। एक मानवीय आधार पर बयान आया है। नहीं, बिल्कुल सही है, लेकिन क्या दिल्ली में कोई मानवीय आधार नहीं रह गया है? ये वत्स साहब से पूछ रहा हूं मैं, क्या दिल्ली के लिए अभी पूरे देश के लोग वहां स्टेज पर लगे हुए हैं। वो ऐसी कोई हरकत और गलती नहीं। तो फिर आप मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राजनीति हो रही है? भाई अगर दिल्ली संयम बरत रहा है तो लखनऊ में बरत ले। यही कहना चाह रहा था। योगी आदित्यनाथ जी पूजा पाठ वाले लोग हैं, उनसे हो सकता है ये चीज बर्दाश्त ना हुआ हो और उन्होंने कह दिया। सुरेंद्र राजपूत जी, हालांकि हम ये भी बोल दें, हालांकि हम ये भी बताते चले सुरेंद्र जी, इससे पहले कि आप बोलें, कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर किसी भी किस्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए। एक सुर में राजनीतिक दलों को यह बात माननी चाहिए कि तालिबान एक
आतंकवादी संगठन है। अपने आप को अगर वो ऐसे प्रस्तुत करेंगे पीआर और प्रोपेगेंडा के तहत कि देखो कितना ख्याल रखते हैं औरतों का, महिलाओं का, बच्चों का, तो ये छलावा है, ये सच्चाई से परे है। सुरेंद्र राजपूत जी। मैं संकेत जी आपसे 100% सहमत हूं। तालिबान एक बर्बर आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है और तालिबान के ऊपर भारत सरकार का जो स्टैंड होगा, कांग्रेस पार्टी उस स्टैंड के साथ है, ये हमारा आधिकारिक बयान। लेकिन अब यहां पर अब देखिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। बीजेपी के विधायक अरुण चंद्र भौमिक कलकत्ता में है, इन्होंने, इनका बयान है कि टीएमसी से मुकाबला तालिबान की शैली में करना चाहिए। हम तालिबान की शैली में टीएमसी से मुकाबला करेंगे। अब एक ये तालिबान के समर्थक पैदा हो गए, योगी जी तालिबान के विरोधी हो गए, और जयशंकर और नरेंद्र मोदी जी जो विदेश में किसी नेता को जुकाम भी हो जाता है तो उस पर ट्वीट कर देते हैं, और ये दोनों मौन है। राजनीति कलकत्ता से चल रही है तालिबान के पक्ष में भाजपा के द्वारा। भाजपा चाहती है कि भाजपा तालिबानी हो जाए टीएमसी से लड़ने के लिए, और योगी जी चाहते हैं कि मुनव्वर राणा जैसे और शफीकुर रहमान जैसे लोगों से उल जलूल बयान दिलवाए जाए और हम अपनी यहां राजनीति चमकाएं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो फ्रैक्चर्ड हाउस है, कहते हैं ना कि समंदर ये तेरी खामोशी कुछ और कहती है। तालिबान को, मेरे पास समय खत्म हो रहा है। सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, इसमें कोई दो राय होनी ही नहीं चाहिए। अब उसमें हम दिल्ली की नीति अपनाएं वेट एंड वॉच की, या लखनऊ की नीति अपनाएं जिसमें हम जो है बात वो बोल दें, ये कहां तक सही है? अगर दिल्ली बच रहा है तो क्या हमारी राजनीति को भी दिल्ली के बचने का कारण क्या है? अपने लोगों को बचाना है, कोई ऐसा बयान नहीं देना कि उन पर आंच आ जाए। तो फिर ये सूझबूझ लखनऊ में क्यों नहीं? बस यही एक सवाल।